यहाँ लाए, इसको मिलाया, फिर यहाँ से लाए, इसको थोड़ा सा छोड़ना है, क्यों छोड़ना है अभी बता दूंगी मैं। फिर उसके बाद इधर से डबल लाइन करी, फिर यहाँ भी डबल लाइन लेकर आए, यहाँ भी डबल लाइन लेकर आए, और इसको भी यहाँ लाकर इस तरह से मिला दिया। ठीक है, इतना हमने बना दिया। उसके बाद हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे बनाना है अग्र शिरा और पश्च शिरा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एंटीरियर वेना कोवा और पोस्टीरियर वेना कोवा, या प्री केवल पोस्ट केवल, है ना। अब जो है यहाँ पे हमको क्या करना है, एक इस तरह की चौक का उपयोग करेंगे हम। ये बनाया, ये बनाया, डायरेक्शन इधर, इसका भी डायरेक्शन इधर। अग्रशिरा और पश्चशिरा, कोई अर्थ बताएगा इसका? अग्रशिरा और पश्चशिरा, या एंटीरियर वेना कोवा, पोस्टीरियर वेना कोवा? अपर पोर्शन से, वेरी गुड। बॉडी के मतलब हार्ट के ऊपर वाले जो पार्ट्स हैं उनसे ब्लड को लेकर आने वाली। और शिरा का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि शिरा जो अशुद्ध रक्त को लेकर आती है, तो अपर पार्ट से लेकर आएगी। तो ये हो गया हमारा। और उसके बाद में यहाँ पे भी हमको बनाना है। यहाँ पे हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कोई बताएगा इस तरफ क्या होता है? पल्मोनरी शिरा यहाँ पे बनेगी। क्यों बनाया मैंने ऐसा, कोई बताएगा कि मैं पिंक से क्यों बना रही हूँ ये शिरा होते हुए भी? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उससे हम बच्चों को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं कि हम क्यों इस तरीके से कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हमको जो है यहाँ बनाना है ऐसे नोट। ये जरूर बताएं, भले 10th का स्टूडेंट है उसको भी आप बताएं कि ऐसे नोट क्या होता है। उसके बाद में सबसे इजी जो है बताना दायां और बायां। मैंने कल भी आपको बताया था दाएं बाएं का अर्थ, कि हम इधर वाला जो हमारा हाथ है वो दायां और ये बायां। पर चूंकि बच्चा डायग्राम कॉपी में ड्रॉ कर रहा है, तो कॉपी में ड्रॉ करने के लिए मैंने यही बताया था कि ये हम इस STEAM, S साइंस, T टेक्नोलॉजी, E इंजीनियरिंग, अब है A आर्ट्स। आया समझ में? दिखाओ, बता रहा M मैथमेटिक्स, आर्ट इंटीग्रेशन, art integration. Art integration means, what do you mean by art integration in science? Art integration in mathematics, art integration in chemistry, art integration in biology, art integration in physics, art integration in all the branches of engineering, art integration in all the branches of medical. It is going at present in this world. ये चल रहा है और आप लोग अभी नए इंटर हुए हो, ये तो MBA भी आ रहा है. It has already been practiced, successfully implemented in IB schools, international baccalaureates, ICSC, CBSE, then our board. ठीक है, ये जो मैडम ने बताया ना, ये वही है आर्ट इंटीग्रेशन। आर्ट इंटीग्रेशन तो क्या हुआ, जैसे मान लो किसी ने शिप डिजाइन किया ना, शिप डिजाइन आपने देखा ही होगा कि बहुत बढ़िया बढ़िया शिप है। कॉर्डिला देखा होगा आपने, फोटो देखा ही होगा। आउटर स्ट्रक्चर कैसा होगा, दिखने में खूबसूरत होगा कि नहीं होगा। स्विमिंग पूल बनाया तो वो स्विमिंग पूल कैसा होगा। अगर वेब साइड अगर कमरा
निकाला है तो वो वेबसाइट का ड्रेसिंग कैसा होगा, उसका विंडो कैसा होगा, विंडो पैनल कैसा होगा, डोर कैसा होगा, डोर के बाद रेलिंग है तो रेलिंग कैसा होगा। इट इज आर्ट। और आर्ट इंटीग्रेट कहाँ हो गया, मैकेनिकल में। आर्ट इंटीग्रेट कहाँ हो गया, सिविल में। तो जब तक आर्ट को इंटीग्रेट हम मैथमेटिक्स को में या किसी भी सब्जेक्ट में आर्ट को इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो वो विजुअली अपीलिंग नहीं होगा। आई एंड माय सेंटेंस हियर। वो क्या, वो विजुअली अपीलिंग होना चाहिए। आप अगर बोर्ड पर डायग्राम बनाते हो बहुत खूबसूरत बनाए, इट शुड बी विजुअली अपीलिंग। कई लोग बोर्ड पे लिखते मैंने देखा है, कैसे लिखते बताता हूं, ऐसे लिख रहे हैं। लंग्स दिख रहे हैं आपको, है ना। ये वापस जब हमने एयर अंदर की जाती है और जाती है तो ये लंग्स जो होते हैं खुल जाते हैं। इसी प्रकार जब वॉल्यूम बढ़ जाता है, स्ट्रक्चर है एक ये डायफ्राम की तरह है। इसको हम नीचे की तरफ खींचते हैं तो ये डायफ्राम ये यहाँ की जो थोरेसिस कैविटी है उसका जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। बढ़ने के कारण बाहर से गैस जो होगी वो अंदर की ओर आ जाएगी। जब ये हम इसको ऐसे छोड़ेंगे तो ये वापस अपनी प्रीवियस अवस्था में चला जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट होने से थोरेसिस कैविटी का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा और यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा तो गैस निकल के बाहर आ जाएगी। तो ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये डायफ्राम को बताने का प्रयास किया गया और अंदर की ओर ये बलून के थ्रू ये लंग्स बताया है यहाँ पर। बैलून्स में आपको एल्विलाई भी दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना एल्विलाई। तो ये 30 करोड़ एल्विलाई, हम इसको एक अनुमानित इनहेलेशन के द्वारा हमारे लंग्स जो है वो क्या हो रहे हैं, फूल रहे हैं, वॉल्यूम पूरा। और डायफ्राम कहाँ है, बाकी जो होते हैं वो एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं। ये पहला चक्र कैलिक्स, और इस कैलिक्स का कार्य है कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करना। ये रक्षा करता है कली अवस्था में पुष्प की, और कली अवस्था में रक्षा करता है। इसको आप इसमें भी देख सकते हैं, ये देखिए आप पूरा ये कली अवस्था में इसने इसको पैक कर रखा है, बंद कर रखा है। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है कि कोई भी कीट आके इसको डैमेज ना करे खिलने से पहले। तो ये कैलिक्स हुआ यहाँ पे। कैलिक्स के बाद में सेकंड पार्ट होता है इसका कोरोला। ये कोरोला, इस कोरोला का काम है, आपने रंग बिरंगे फूल देखे होंगे और आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा, भंवरे ने खिलाया फूल फूल, है ना। तो वो जो फूल होते हैं वहाँ भंवरे जो होते हैं क्यों जाके अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इनका कलर है ना। और फ्रेग्रेंस तो सर ने बताई। तो ये जो कलर होते हैं रंग बिरंगे होने के कारण परागण की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अलग अलग वैरायटी के कोरोला होते हैं। और वो कोरोला जो होते हैं, कोई होता है पीला, कोई होता है लाल। गुड़हल में भी आप वैरायटी देख सकते हैं, येलो भी है, रेड भी है, इसके अलावा धतूरा है तो ये व्हाइट है ना। सेवंती आप देख सकते हैं, सेवंती है हमारे पास में। तो ये सब अलग अलग कलर की है। तो इसमें ये कोरोला का कार्य हो गया। अब एक चीज बच्चों को जरूर एक्सप्लेन करें कि कैलिक्स और कोरोला दोनों सिर्फ एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं, सहायक अंग हैं, जनन में भाग नहीं लेते हैं। तो कैलिक्स का एक भाग उसे कहते हैं सेपल, कोरोला का एक भाग उसे कहते हैं पेटल। जैसे मैंने यहाँ पे पकड़ा तो मैं यहाँ पे मान लीजिए इसके एक भाग को पकड़ती हूँ, इस कोरोला के एक पार्ट को, तो मैं इसको बोलूंगी पेटल। और यदि कैलिक्स के एक भाग को मैं पकड़ती हूँ, ये यहाँ से मैंने एक भाग को पकड़ा और ये एक भाग को मैंने निकाला, तो इसको मैं कहूंगी सेपल। और यदि हम पूरे चक्र को देखते हैं तो उसे हम कहते हैं कैलिक्स। जैसे इसमें आपको दिख रहा है ये पूरा चक्र है तो ये कैलिक्स। और यदि केवल मैं इसके एक भाग को पकड़ लेती हूँ, ये पूरा नीचे तक, तो वो कहलाएगा सेपल। क्लियर हुआ? कैलिक्स का एक भाग सेपल, कोरोला का एक भाग पेटल। कैलिक्स का पूरा चक्र मिलके कहलाता है कैलिक्स। कार्य हो गया कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करना, और कोरोला का कार्य हो गया रंगीन होकर कीटों को परागण की क्रिया के लिए आकर्षित करना। और ये दोनों पार्ट कहलाते हैं इसके सहायक अंग। अब हम आते हैं थर्ड एंड फोर्थ पे।
एंड्रोशियम, एंड्रोशियम पुष्प का कहलाता है नर जनन अंग। ये एंड्रोशियम है, पूरा दिखाई दे रहा आपको। इसको मैंने यहाँ अलग से इसलिए हाईलाइट किया है कि इसके भी पार्ट होते हैं। अब इसके जो पार्ट होते हैं उनके क्या नाम है आप देखिए। इसमें इसको क्या कहेंगे, स्वर्ण को तपाकर कुंदन बनाता है, उलझनों को सुलझाना सिखाता है। विकट हो चाहे कितनी भी परिस्थितियां, कश्ती को साहिल तक पहुंचाता है। ईश्वर तुल्य स्नेह से भरा ये मानव इस जग में शिक्षक कहलाता है। बलवंत ने बढ़ाया बल, बलवंत ने बढ़ाया बल हमारा, भरा ज्ञान का भंडार है। बलवंत ने बढ़ाया बल हमारा, भरा ज्ञान का भंडार है। कीर्ति की कीर्ति रहेगी मन में, सदा सक्सेस जो आधार है। मैं सभी शिक्षक साथियों के लिए भी 4 लाइनें बोलना चाहता हूँ। यदि विद्यार्थियों को पढ़ाने में आपको आनंद की अनुभूति होती है, यदि विद्यार्थियों को पढ़ाने आपको आनंद की अनुभूति होती है और कक्षा में होने पर आप प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, तो आपको किसी सरकारी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। आप ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं।
जॉ और लोअर जॉ दोनों के द्वारा ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा इस तरीके से भी बच्चों को आप बता सकते हैं स्ट्रक्चर, इससे बच्चे ज्यादा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये बता दिया। अब उसके बाद आप बच्चों को ये बताएं डायग्राम बनाना, सबसे मेन जो है डायग्राम। अब डायग्राम में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जनरली हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एलिमेंट्री कैनाल बनाना सिखाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल बनाने से बच्चे का जो डायग्राम है वो थोड़ा सा मतलब साफ नहीं बनेगा, स्वच्छ नहीं बनेगा और तिरछा चला जाता है। इसमें आप क्या करें, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये बनाएं, उसके बाद में ये बना दें, फिर इधर से यहां से लें, फिर उसके बाद ये लेते हुए ये बनाएं और उसके बाद में यहां से बराबर लेवल कर दें, फिर उसके बाद में ये कर लें, यहाँ से ये कर लें। इतना आप कवर कर देंगे तो बच्चे सिमट के ले आएंगे, बस हमको इतने में ही करना है, नहीं तो वो स्टमक को कहीं और ले जाएंगे, पेंक्रियास को कहीं, लीवर को कहीं, तो ये फिगर उनका अट्रैक्टिव दिखेगा और जो कॉपी जांचने वाला है उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ इसने बिल्कुल ठीक बनाया है, प्रॉपर बनाया है। अब हम इसमें एलिमेंट्री कैनाल बना सकते हैं। यहाँ पे टंग बना दी हमने, यहाँ पे टंग बना दें, टीथ बना दें, ये टीथ बना दिए है ना। यहाँ पे जो है आप टंग बना दें, नाम लिख दें, यहाँ पे आप सीधे टंग को आप चाहें तो जीभ लिखें जो आपको लिखना है, और यहाँ पे आप दांत लिख दें, ये यहाँ पे मुख लिख दें। इतने सामान्य नाम इनको हम लिख सकते हैं। उसके बाद में हमको सबसे मेन जो बनाना है वो एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के लिए, आहार नाल के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा टर्न करेंगे ये, और टर्न करने के बाद में घुमाते हुए एक बार और घुमाएं, यहाँ से घुमाते हुए इस राउंड को भी सी शेप में ले जाएं। क्यों ले जाना है वो अभी मैं बताऊंगी। फिर उसके बाद बनवाइए, 3 कॉपी बिल्कुल अलग बनवाइए। साइंस में एक बनवाइए डायग्राम की, एक बनवाइए डिफरेंस की और एक बनवाइए डेफिनेशन की, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं बच्चों को, ठीक है ना, और डिफरेंस भी बहुत सारे आते हैं। तीनों कॉपी अलग अलग बनवा लीजिए, डायग्राम, डिफरेंस एंड डेफिनेशन। अपने जैसे जैसे चैप्टर होते जाए वैसे वैसे उन चैप्टर्स की डेफिनेशन वाली कॉपी में डेफिनेशन लिखवाइए, डायग्राम वाले में डायग्राम बनवाइए, डिफरेंस वाले में डिफरेंस बनवाइए। अब बच्चा कभी कभी कोई बच्चे होते हैं जो काम नहीं करके लाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे क्लास में होते हैं अपवाद जो नहीं करके लाएंगे। अब आपको बच्चों के मन में डर बिठाना है कि कैसे वो लिखें, कैसे कॉपी कंप्लीट करें और कैसे उनका वही चीज वापस आउटपुट के लिए उनसे टेस्ट लें, पूछें। तो आपको क्या करना है, इन तीनों कॉपी के मार्क्स आप उनको क्वार्टरली एग्जाम में जो प्रैक्टिकल एग्जाम होती है उसमें आप मार्क्स रखते हैं इसके, ठीक है ना। आप क्या करें, आप उनको पहले ही कह दें कि आपकी जो तीनों कॉपियां हैं, तीनों जो 3D कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, ये तीनों कॉपी है, इन तीनों कॉपी के मार्क्स आपको 15 मार्क्स इसके मिलेंगे, आपको 5-5 नंबर हर कॉपी के मिलेंगे। तो बच्चा बहुत अच्छे से तीनों कॉपी मेंटेन करेगा, डिफरेंस भी लिखेगा, डायग्राम भी लिखेगा, डेफिनेशन भी लिखेगा और उसका एक बहुत अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। बाकी जो अदर बच्चे हैं, बाकी बच्चे जो है उनको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करवाते ही हैं और सबको ही करवाना है, लेकिन 6 मंथली एग्जाम आएगी, 6 मंथली के बाद मेन एग्जाम आएगी, तो बच्चे क्या करते जाएंगे, धीरे धीरे उनके पास मैटर बढ़ता जाएगा। क्वार्टरली का थोड़ा सा कम होगा, फिर उसके बाद हाफ ईयरली का बढ़ेगा, फिर उसके बाद में मेन एग्जाम का। और फिर बच्चे क्या करेंगे, जो डायग्राम वाली कॉपी है, जब डायग्राम वाली कॉपी बच्चे लाते हैं तो हम उनको थोड़ा सा लालच दे दें, कुछ नहीं करना है मोटिवेशनल के लिए। हम कह देंगे कि जो जिस बच्चे की डायग्राम कॉपी बहुत अच्छी होगी उसमें से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालेंगे, और फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालने के बाद में उनको मेरी तरफ से यहाँ प्राइज दिया जाएगा। प्राइज में आप क्या दे सकते हैं, एक पेन दे दें, पेंसिल दे दें, है ना, कंपास बॉक्स दे दें फर्स्ट वाले को। इस तरह से अपनी तरह से हम उसको जो है मोटिवेट कर सकते हैं। तो इस 3D कॉन्सेप्ट से मुझे तो बहुत फायदा मिलता है, शायद मुझे लगता है आपको अच्छा लगा या नहीं, कैसा लगा? ई से डी में आ जाएगा, ई से डी में आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है।
और क्या होता है जब छोटा छोटा बच्चों के पास में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, उसको लगेगा इतने अंतर मुझे याद करना है, तो वो बहुत जल्दी याद करेगा। मीटर ज्यादा नहीं रहेगा उसके रहेगा रुधिर लसिका में अंतर, धमनी शिरा में अंतर, ऑक्सीजन शोषण में अंतर, तो वो फटाफट याद भी करने की कोशिश करेगा। और मैडम अंतर वाली कॉपी मुझे पूरी याद हो गई। डायग्राम आपको मैं कुछ डायग्राम पे फोकस करूंगी, उस डायग्राम में आपको सरल तरीके से बनाना सिखाऊंगी यहाँ पे। तो आप डायग्राम की कॉपी बच्चों को बनवाएं तो वो डायग्राम उसमें बनाना बताइएगा। तो डायग्राम जब हम बच्चों को बताएंगे तो जब प्रैक्टिस करेगा तो उसको आप पहले ये कहिए कि आप पहले घर पे रफ कॉपी में प्रैक्टिस करें, खूब अच्छे से रफ कॉपी में प्रैक्टिस करें।